नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बीजेपी ने त्रिपुरा में बहुमत पा लिया है। चुनावों में त्रिपुरा मोथा के किंगमेकर के रूप में उभरने की उसकी उम्मीद टूट गई है। रुझानों में बीजेपी ने अपने दम पर 31 के बहुमत के निशान को पार कर लिया। बीजेपी ने त्रिपुरा में 33 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन ने 14 सीटें पाई हैं और त्रिपुरा मोथा को वाम गठबंधन से मात्र 1 सीट कम यानी 13 सीटें मिली हैं। जिन 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें त्रिपुरा सबसे अहम है। इसका कारण यह है कि वर्तमान में वहां बीजेपी की सरकार है। ये उत्तर पूर्व के किसी राज्य में उसकी पहली सरकार है। पिछले चुनाव में बीजेपी, सीपीएम और उसके करिश्माई नेता मानिक सरकार को हराकर सत्ता में बीजेपी आई थी। मानिक सरकार वहां पिछले 20 साल से सत्ता में बने हुए थे। बीजेपी की जीत और मानिक सरकार की हार को सीपीएम के खत्म होते जनाधार में आखिरी कील के तौर पर समझा गया। मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा वाला नतीजा आया है। त्रिपुरा में बढ़िया प्रदर्शन करने वाली बीजेपी मेघालय में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि इस बार उसकी सीटें पिछले चुनाव से ज्यादा आई हैं। मेघालय में एनपीपी को 26 सीटें मिली हैं तो कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा बीजेपी को 3 सीटों पर तो अन्य को 25 सीटों पर जीत मिली है। बता दें, विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने की बात कह रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ बयां कर रहे हैं कि मेघालय में पीएम मोदी का जादू नहीं चल सका है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने पुराने साथी एनपीपी से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इसके अलावा नागालैंड एनडीपीपी गठबंधन ने बहुमत पा लिया। एनडीपीपी गठबंधन को 37 सीटें मिली हैं, एनपीएफ को 2 सीटें मिली हैं तो अन्य को 20 सीटों पर जीत हासिल हुई है और एक पर बढ़त बनाए हुए है। महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र की चिंचवड़ और कसबा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी 2 सीटों में से 1 सीट पर हार गई है, जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई हुई है। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव बीजेपी के विधायकों के निधन के बाद हुआ था, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवारों का सीधा मुकाबला महाविकास आघाड़ी समर्थित उम्मीदवारों से था। यह उपचुनाव एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के लिए भी इम्तिहान से कम नहीं था। अगर चुनावी समीकरणों पर बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी से 1 सीट छीन ली है। इन दोनों सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी और शिंदे गुट ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन कस्बा सीट पर मिली हार ने बीजेपी और शिंदे गुट को अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए विवश कर दिया है। ये दोनों सीटें बीजेपी के विधायकों और लक्ष्मण जगताप और मुक्ता तिलक के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन पर उपचुनाव हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव को बड़ी परीक्षा के रूप में देख रहे थे। इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के तरफ से जबरदस्त प्रचार किया गया और दोनों ही गुटों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया था, लेकिन परिणाम दोनों के पक्ष में आधे आधे रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा कांग्रेस को जहां सफलता मिली है वो है तमिलनाडु की इरोड सीट। यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार ईवीके इलानगोवन को 69,742 वोट मिले तो उनके विपक्षी एआईएडीएमके के उम्मीदवार केएस थेन्नारसू को महज 25,020 वोट मिले। कांग्रेस को यहां डीएमके का समर्थन मिला हुआ था। पश्चिम बंगाल की सागर धीगी सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के हाथ सफलता लगी है। इससे पहले ये सीट टीएमसी के कब्जे में थी। यहाँ से टीएमसी सरकार में मंत्री सुब्रत साहा विधायक थे। उनके निधन के बाद यहाँ उपचुनाव कराए जा रहे थे। कांग्रेस ने उलटफेर करते हुए बड़े मार्जिन से ये सीट अपने नाम कर ली। कांग्रेस के उम्मीदवार बॉयरोन बिस्वास को 87,611 वोट मिले, जबकि टीएमसी के देवाशीष बनर्जी को 64,631 वोट मिले, जो कांग्रेस उम्मीदवार से करीब 23,000 वोट पीछे है। इस सीट पर बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ था, जिसे महज 25,793 वोट मिले। इसके अलावा झारखंड की रामगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भाजपा समर्थित आजसू के पक्ष में जा रहे हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा को जानकारी दी कि अनुसूचित जाति के युवाओं को प्रशिक्षण मुहैया कराने के मकसद से स्थापित अडानी कौशल विकास केंद्र यानी अडानी स्किल डेवलपमेंट अहमदाबाद का ठेका देने के लिए कोई टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया या कोई प्रक्रिया टेंडर की नहीं अपनाई गई। सरकार की ओर से प्रश्नकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक हेमंत अहीर के एक सवाल का जवाब देते हुए राज्य की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भानुबेन बाबरिया ने कहा कि अनुसूचित जाति कल्याण निदेशक ने मार्च 2019 में अनुसूचित जाति के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और अगस्त 2019 में एक कार्य आदेश जारी किया। सरकार ने कहा कि समझौता 13.98 करोड़ रुपए का था और पिछले 2 सालों में कंपनी को 7.87 लाख रुपए का भुगतान किया गया। सवाल था क्या ठेका देने में टेंडर प्रक्रिया का पालन किया गया था।
बाबरिया ने इसका उत्तर ना में दिया। उन्होंने आगे कहा कि 2021 और 22 में उक्त केंद्र में अनुसूचित जाति के एक भी युवा को प्रशिक्षण नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेबी को निर्देश दिया कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच 2 महीनों के भीतर करे। सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों के साथ साथ रिपोर्ट के प्रकाशन से ठीक पहले और बाद की बाजार की गतिविधियों के उल्लंघनों की जांच कर रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि सेबी ये भी जांच करे कि क्या सेबी नियमों के नियम 19A का उल्लंघन हुआ है, क्या संबंधित पक्षों के साथ लेन देन और कानून के अनुसार संबंधित जानकारियों का खुलासा करने में सेबी की विफलता रही है, क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते हुए स्टॉक मूल्यों में कोई हेरफेर किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त निर्देशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि ये चल रही जांच को सीमित करता है। सेबी 2 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करे और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। हिंडनबर्ग मामले में जांच कमेटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उद्योगपति गौतम अडानी ने स्वागत किया है। गौतम अडानी के ट्विटर हैंडल से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है, अडानी ग्रुप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। इससे इस मामले में एक समय सीमा के भीतर अंतिम फैसला होगा, सच्चाई की जीत होगी। बिहार के बाद अब ओडिशा सरकार ने भी राज्य में ओबीसी सर्वे कराने का फैसला किया है। ओडिशा सरकार ने 22 जुलाई तक प्रक्रिया पूरे करने का फैसला किया। ओडिशा सरकार द्वारा ओबीसी को उचित सुविधाओं से वंचित करने के आरोपों के बीच ये फैसला लिया गया है। पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर डेटा एकत्र करने वाला बिहार के बाद ओडिशा दूसरा राज्य होगा। बता दें, साल 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के इस फैसले को विपक्षी पार्टियां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित करने की बीजू जनता दल की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले में गुरुवार को स्थानीय अदालत का फैसला आ गया। इस मामले के 4 आरोपियों में से 3 को बरी कर दिया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया गया है। बता दें, हाथरस में 2020 के सितंबर महीने में एक दलित लड़की से कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था और हत्या कर दी थी। हाथरस में 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई तो शुरुआत में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। पीड़िता के इलाज के उचित इंतजाम नहीं हुए। जब उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया तब देर हो गई और पीड़िता की मौत हो गई थी। 4 सवर्णों पर गैंगरेप का आरोप लगा था। आरोप लगा कि मौत के बाद परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ पुलिस ने जबरन रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया। दलित पीड़िता ने इलाज के दौरान बयान में 4 युवकों संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। काफी दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने चारों युवकों को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अब SC/ST एक्ट कोर्ट ने तीनों आरोपियों लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया। संदीप को कोर्ट ने दोषी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था को खारिज कर दिया है। बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अभी केंद्र सरकार करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि अब ये नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, अगर विपक्ष के नेता नहीं हों तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता चुनाव आयोग और CEC की नियुक्ति के लिए समिति में होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए और ये संविधान के प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य है। जस्टिस जोसेफ ने कहा, एक मजबूत और उदार लोकतंत्र की पहचान को ध्यान में रखना चाहिए। लोकतंत्र लोगों की शक्ति से जुड़ा हुआ है। मतपत्र की शक्ति सर्वोच्च है जो सबसे शक्तिशाली दलों को अपदस्थ करने में सक्षम है। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि उन्हें 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था। इंस्टाग्राम पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक हार्ट सर्जरी के दौरान एंजियोप्लास्टी हुई और स्टेंट डाला गया, लेकिन अब वो स्वस्थ हैं। उन्होंने लिखा, अपने दिल को खुश और बहादुर बनाए रखें, ये तब आपका साथ देगा जब आपको इसकी सबसे अधिक जरूरत होगी। सेन ने लिखा, ये उनके पिता के शब्द हैं। DMK प्रमुख और तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में 2024 चुनावों के लिए विपक्षी एकता पर जोर दिया। स्टालिन ने कहा कि एक जैसी पार्टियों का साथ आना जरूरी है, ये एक बेहतरीन जन्मदिन का तोहफा है। उन्होंने कहा कि अगला आम चुनाव इस बारे में नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, बल्कि इस बारे में ज्यादा है कि कौन सत्ता में नहीं होना चाहिए। बता दें, इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा था कि हम अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन नेतृत्व करेगा। हमारा उद्देश्य समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाना है।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नए नियम लागू किए गए हैं। विश्वविद्यालय के नए नियमों के अनुसार परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपए का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका दाखिला रद्द किया जा सकता है या 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। नए नियमों में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन नियमों पर छात्रों की आपत्ति भी आ रही है। नए नियमों के अनुसार रास्ता रोकने, जुआ खेलने, अवैध रूप से हॉस्टल में रहने, गाली देना या आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। किसी भी शिकायत की एक कॉपी माँ बाप को भी भेजी जाएगी। जिन केस में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स दोनों पक्ष होंगे, उनका निपटारा यूनिवर्सिटी की शिकायत निवारण समिति से होगा। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए मात्र 76 रनों की ही चुनौती पेश की है। 109 रन पर ऑल आउट होने के बाद टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 197 रन पर ऑल आउट किया। पहली पारी के आधार पर वो मेहमान टीम से 88 रन पीछे था। दूसरी पारी में टीम इंडिया से और बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, लेकिन भारत इस बार भी फ्लॉप रहा और दूसरी पारी में भी 163 रन ही बना सका। भारत की ओर से सिर्फ चेतेश्वर पुजारा ही हाफ सेंचुरी जमा पाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन लियोन ने 64 रन देकर 8 विकेट अपने नाम किए। दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया 76 रनों का लक्ष्य लेकर शुक्रवार को मैदान पर उतरेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।